नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या देश अब मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल अगर मैं आज पूछ रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। लगेगा कि ये क्या अजीब सा सवाल है। अभी मोदी सरकार इतनी स्थिर है, इतनी मजबूत दिख रही है कि उसे कहीं से कोई खतरा नहीं है। उसके सभी एनडीए के घटक उसके साथ हैं, जो समर्थक दल हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। इसलिए मध्यावधि चुनाव की बात कहाँ से उठती है? लेकिन एक क्राइसिस है जो धीरे धीरे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आकार ले रही है, और वो क्राइसिस कभी भी महासंकट में तब्दील हो सकती है और इस सरकार के गिरने का कारण भी बन सकती है। मैं जिस क्राइसिस की बात कर रहा हूँ वो क्राइसिस है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे माहौल की गर्मी बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल लगातार आक्रामक हो रहे हैं और बड़े से बड़ा हमला कर रहे हैं, दांव चल रहे हैं। और उनके लिए पॉजिटिव बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि वो जो कह रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं वो अटपटा नहीं लग रहा है, अतिवादी नहीं लग रहा है, बल्कि जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसके हिसाब से वो सटीक भी लग रहे हैं। मसलन अब कल ही ये खबर आई कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन ये कदम उन्हें उठाना पड़ रहा है तो इसलिए कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं रह गए हैं। रविवार को जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह के विपक्ष के ऊपर आरोप मढ़े, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकियां दी, 7 दिन में हलफनामा दाखिल करो या माफ़ी मांगो, इस तरह की बातें की। अखिलेश यादव ने हलफनामे जमा किए थे, उनकी बात को झुटलाया गया। हालांकि कल 18,000 हलफनामों की सूची अखिलेश यादव ने मीडिया को दी और संसद के परिसर में विपक्षी दलों ने उन हलफनामों की कॉपियां भी लहराई, प्रदर्शन किया। तो चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता गंवा चुका है। अब वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की तरह व्यवहार कर रहा है, ढिठाई दिखा रहा है, बेशर्मी दिखा रहा है। लेकिन ये मामला अब चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रह गया है। अगर विपक्षी दल महाअभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से मोदी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव भी है। इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, ज्ञानेश गुप्ता का अतीत क्या है, वो किसके इशारों पर चल रहे हैं। सबको पता है कि ज्ञानेश गुप्ता अमित शाह के खासम खास अफसर थे। उन्हीं के देख रेख में बहुत सारे बड़े फैसले अमित शाह के गृह मंत्रालय ने लिए थे और शायद इसी का पुरस्कार देकर उन्हें चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। तो ये सवाल सिर्फ अब ज्ञानेश गुप्ता का नहीं रह गया, क्योंकि वो एक मोहरे हैं। पूरा चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, तो इसलिए कि इस सरकार ने इस तरह से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है जिससे वो उसकी पारदर्शिता खत्म हो गई, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और वो कई मोर्चों पर जाकर फंस गया है। तो चुनाव आयोग तो फंसा है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी फंस गए, मोदी सरकार भी फंस गई है, बीजेपी भी फंस गई है, सत्तारूढ़ गठबंधन फंस गया है। और अब उसके अंदर एक बेचैनी साफ तौर पर देखने में आने लगी है, क्योंकि जैसा मैंने चुनाव आयोग के बारे में कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी, उसकी आईटी सेल, अमिश मालवी और तमाम जो उसके समर्थक अंधभक्त हैं, उनके अगर आप प्रतिक्रियाएं पढ़ें
उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा कि बौखलाहट कितनी ज़बरदस्त है, खिसियाहट कितनी ज़बरदस्त है, और एक तरह का असुरक्षा बोध उनके अंदर भरता जा रहा है कि ये मामला बहुत टेढ़ा होता जा रहा है। उनकी नज़रें बिहार पर भी हैं, जहां पर राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है उसको ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो उनसे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी यादव की रैली में या यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। बीच बीच में वो कुछ प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे कल एक वीडियो भी आया जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कैसे 4-5 बार से वो चुनाव में वोट डाल रहे थे और उनके नाम इस बार हटा दिए गए हैं। और जब पूछा गया तो कहा गया कि ऊपर से आदेश आया है इनके नाम हटाने का। तो जो संदेह बने हुए हैं वो गहराते जा रहे हैं, वो और मजबूत होते जा रहे हैं नए नए प्रमाणों और गवाहों के सामने आने से। कुछ और प्रमाण आए हैं, उनकी बात आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो मुख्य फोकस है आज के मेरे इस वीडियो का वो ये है कि ये क्राइसिस कैसे धीरे धीरे पक रही है, कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे इसका दायरा अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलता जा रहा है, और जैसे जैसे ये क्राइसिस बढ़ेगी वो क्राइसिस सरकार की क्राइसिस में तब्दील होने लगेगी। मान लीजिए महाभियोग प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है विपक्ष, लेकिन अगर सचमुच में वो महाभियोग प्रस्ताव लाता है तब क्या होगा। हम सब जानते हैं कि संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन का बहुमत है, संख्या बल उसके पास है, दोनों सदनों से वो प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन उस प्रस्ताव पर जो 2 या 3 दिन की बहस होगी उसमें सरकार की जमकर छीछालेदर होगी, क्योंकि तमाम विपक्ष के वक्ता उस सारे सबूतों के साथ लैस होंगे और उसके आधार पर बहस करेंगे और तमाम तरह से चुनाव आयोग की पोल खोलेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की जीत से। प्रधानमंत्री मोदी कैसे जीते, कैसे उनकी सरकार बनी, कैसे 70-80 सीटों पर धांधली हुई, धांधली के बूते ये सरकार बनी। और आज तो कल तो महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने विपक्ष की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये मांग भी कर डाली, ये पहली बार ये मांग हुई है कि संसद को भंग कर दिया जाना चाहिए। संसद को भंग इसलिए कर दिया जाना चाहिए कि जो सरकार है वो अवैध है, वो धांधली के बूते सत्ता में आई है। अब सोचिए, ये अभी एक कोने से एक सांसद की तरफ से ये आवाज़ उठी है। अगर चुनाव आयोग का बर्ताव नहीं बदलता है, भारत सरकार मोदी सरकार का बर्ताव नहीं बदलता है, तो ये मांग जो है वो धीरे धीरे फैलती जाएगी, जोर पकड़ती जाएगी। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा है, सुप्रीम कोर्ट खुद फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में चलता है। हम सब जानते हैं राजनीतिक दबाव उस पर रहता है और इसीलिए उसने स्टे नहीं दिया इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि पहले दिन ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई SIR नहीं हुआ है आज तक, ना होना चाहिए इतने कम समय में। तो वहीं खारिज हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो खिंचती जा रही है और चुनाव आयोग को ढील भी दी जा रही है। तो जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 पार्टों के बीच में फंस गया है। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ विपक्ष है, जो पूरे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में हाजिर है और जमकर जिरह कर रहा है, दलीलें दे रहा है, सबूत पेश कर रहा है। तो एक मोर्चा वो भी है जहां पर फजीहत हो रही है चुनाव आयोग की। आम जनता के बीच जो नया सर्वे आया है CSDS और द हिंदू अखबार का, वो बताता है कि देश भर में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है, उसकी विश्वसनीयता बहुत नीचे चली गई है, उस पर भरोसा करने वाले लोगों की तादाद में भयानक गिरावट आई है और दिल्ली जैसे महानगर में आई है, जहां मोदी सरकार भी बैठती है और मतलब कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, MCD में भी है, हर स्तर पर
सरकार है और उसके बावजूद चुनाव आयोग की धांधली यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो देश भर में अगर चुनाव को लेकर अविश्वास है, चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास है, इस सरकार के बनने को लेकर अविश्वास है कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे है, किस तरह की धांधलियों के पूते ये सरकार बनी है, इस तरह का मानस अगर देश में बन रहा है और उसको सपोर्ट करने वाले तमाम तरह के सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये क्राइसिस कैसे धीरे 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 बढ़ते हुए कहाँ पहुँचेगी। स्वाभाविक रूप से जब जनता के बीच आक्रोश पैदा होने लगेगा, जैसा आज हम बिहार में देख रहे हैं, कल बंगाल में देखेंगे, असम में देखेंगे, दूसरे राज्यों में भी देखेंगे, तमाम विपक्षी दल अगर लाव लश्कर लेकर जुट गए, जिसको बोलते हैं राशन पानी लेकर चढ़ गए, तो फिर क्या होगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। और अक्सर हमने देखा है, चाहे वो बोफोर्स मामला हो, उसके बाद जो माहौल बना था, या मनमोहन सिंह की सरकार के दूसरे टर्म में दूसरे या तीसरे साल से जो माहौल बनना शुरू हुआ था, उसमें सरकार अनस्टेबल हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, अनिश्चितताएं बढ़ने लगती हैं, और तब क्या हालत होगी हम कह नहीं सकते। क्योंकि उस सूरत में अगर उन्हें ये महसूस होने लगेगा, जो समर्थक दल हैं या एनडीए के घटक हैं, उन्हें अगर ये लगने लगेगा कि अब बीजेपी के साथ रहने से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है उनको, उस सूरत में चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार का तो मामला अभी अगले 3-4 महीने में ही साफ हो जाएगा, क्योंकि उनका जनाधार खिसक चुका है। बिहार में बहुत संभावनाएं हैं कि उनकी पार्टी भी नुकसान में रहेगी और उनकी सरकार भी जाएगी। तो जब सरकार नहीं रहेगी तो पार्टी टूटेगी भी, कुछ इधर कुछ उधर जाएंगे। ऐसी सूरत में नीतीश का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, नीतीश का जो कंट्रोल है पार्टी पे वो भी खत्म हो जाएगा। तब वहाँ कोई और स्टैंड लिया जा सकता है, और वो स्टैंड हो सकता है कि मोदी सरकार के खिलाफ भी हो। तो कुल 20-25 सीटों का मामला है, उसका इंतज़ाम होना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और उस सूरत में सरकार डावाडोल हो सकती है। अगर केंद्र सरकार अलोकप्रिय हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलोकप्रिय हो रहे हैं, अगर विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मुद्दा आ जाए, विपक्ष जनता को मोबिलाइज करने लगे, विपक्ष के पास एक मजबूत नेता हो, जैसा कि अब उसके पास है राहुल गांधी के रूप में, तब क्या होगा? तब यही होगा कि सरकार बहुत दबाव में होगी, और सरकार उस दबाव से ढह भी सकती है, गिर भी सकती है। इसीलिए मैंने जो शुरू में प्रश्न किया था कि क्या सरकार मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रही है, हम नहीं जानते। राजनीति में एक हफ्ते का तो पता होता नहीं है। हम 6 महीने, साल, 2 साल की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता है, खतरे से खाली होता है। लेकिन आज जो चीज़ें शेप ले रही हैं, जो आकार ले रही हैं, वो उसी तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इस बीच में कुछ दूसरी चीज़ें हो जाएं, मसलन मोदी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और वो चुनाव आयोग को भंग कर दें। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कायम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस रहेंगे, तो शायद थोड़ी सी उसकी विश्वसनीयता बनेगी। लेकिन ये सवाल फिर भी उठेंगे कि धांधली चुनाव में हुई है, चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, इनको दबाना बड़ा मुश्किल होगा और विपक्ष इस मौके को छोड़ेगा नहीं। राहुल गांधी जिस जिद्दी पने के साथ खड़े हो गए हैं और उनके साथ बहुत सारे नेता खड़े हो गए, जैसे अखिलेश यादव भी खड़े हैं, तेजस्वी यादव भी खड़े हैं, ममता बनर्जी भी खड़ी हैं, स्टालिन खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे नेता और उनकी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यही हुई है कि इस पूरे मामले ने विपक्ष को बहुत एकजुट कर दिया है और अब आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो भी उसकी इस मुहिम के साथ खड़ी है। बेशक इंडिया गठबंधन में उसकी वापसी नहीं हुई है,
लेकिन वो उसके साथ खड़ी हो गई है। टीएमसी जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी एक अपना अलग राग अलाप रही थी, वो उसने बंद कर दिया है, वो भी साथ आ गई। तो ये सारा जो पूरा पॉलिटिकल चर्निंग चल रही है, एक मंथन चल रहा है, राजनीतिक मंथन, वो एक खास दिशा की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है। और ये राजनीति में अक्सर देखा गया है कि अगर एक तरफ मोमेंटम बनना शुरू होता है तो फिर वो उसी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार के समय हुआ था, एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, जबकि पहले टर्म के मुकाबले कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें थीं, उस सरकार को ज़्यादा मजबूत स्थिर होना चाहिए था, लेकिन वो डावाडोल हुई तो फिर डावाडोल होती ही चली गई। और हम सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव में क्या हुआ। वो चुनाव मोदी की वजह से बीजेपी नहीं जीती थी, बीजेपी अपनी वजहों से भी नहीं जीती थी, वो चुनाव जीता गया था मनमोहन सिंह सरकार की अलोकप्रियता की वजह से, अन्ना आंदोलन के करप्शन के खिलाफ चलाए गए आंदोलन की वजह से, इन सब वजहों से हुआ था। और उसी तरह की परिस्थितियां अगर अब बन रही हैं घोटाले को लेकर, चुनावी घोटाले को लेकर, तो वो मोमेंटम उसी तरफ ले जाएगा और उसे रोकना फिर किसी भी नेता या सरकार के हाथ में नहीं रह जाएगा, अनलेस कोई ऐसा कुछ खेल हो जाए। मान लीजिए देश भर में सांप्रदायिक तनाव बुरी तरह से बढ़ जाए, कई दंगे हो जाएं, करवा दिए जाएं, या कोई झूठ मूठ की सर्जिकल स्ट्राइक, कोई युद्ध जैसा कुछ कर दिया जाए, तो बात दूसरी है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर राजनीति का यही दौर चलता है जिसमें विपक्ष हावी है, विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार डिफेंसिव है, उससे जवाब देते नहीं बन रहा है, और चुनाव आयोग उसके गले की फांस बन गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि निगले कि उगले, लेकिन उसको फैसला तो करना पड़ेगा। या तो चुनाव आयोग की कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर खुद कुर्बान होना पड़ेगा। देखते हैं ज्ञानेश गुप्ता खुद डूबते हैं या इस सरकार को भी ले डूबते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।